So we are talking about potential energy of spring. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस किए स्प्रिंग का बिहेवियर कैसा होता है। ये नॉर्मल स्प्रिंग है, मतलब ये अंडर नो फोर्स वाला केस है, ये वाला ऊपर वाला। तो जब मैं इसमें दो टाइप से फोर्स लगा सकता हूँ, या तो इसको कंप्रेस करूं या स्ट्रेच करूं, तो उसके बाद क्या होगा, छोड़ दूंगा तो ये वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आने की कोशिश करता है। मतलब ये तुरंत एक बार आके यहाँ रुक नहीं जाएगा, ये ऐसे वाइब्रेट करेगा और फिर धीरे से आके रुक जाएगा। ठीक है, तो आपको ये पता चला कि कोई एक फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं उसको, जो हमेशा इस स्प्रिंग को वापस इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन में खींच रही होती है। तो सिंस दैट फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट एज कंपेयर टू आवर अप्लाइड फोर्स, हम लोग जो फोर्स लगा रहे हैं ये रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा उल्टा काम करता है, तो इसको मैं माइनस एफ लिख दिया क्योंकि उल्टा काम कर रहा है। एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। एक्स क्या है, इसको मैं कितना दबाया हूं, ये वाला डिस्टेंस, इसको एक्स बोलेंगे। इस केस में ये वाला डिस्टेंस समझ में आया, इसको कितना कंप्रेस किए हैं या कितना उसको स्ट्रेच किए हैं, उसको एक्स बोलते हैं अपन लोग। तो माइनस एफ इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो के आ गया, तो माइनस के एक्स। के इज नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट, एंड स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। देखो ये लेंथ है, स्प्रिंग कितना लंबा है उसको हम लोग लेंथ बोलेंगे। रेडियस ऑफ द स्प्रिंग, इसका जो रिंग्स का जो सर्कल होता है ना, वो उसका रेडियस देखेंगे, और मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग, इन चीजों पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, अब इससे आगे अपन के डेप्थ में नहीं जाएंगे कि के का और क्या रोल होता है, तो इतना चीज अपन याद रखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अपन लोग निकाल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। अच्छा, इसके पहले एक चीज मेरे को तुम लोग को बताना चाहिए था, ये जनरल एक कन्वेंशन है। जैसे याद करो 10th में हम लोग पढ़ते थे रे ऑप्टिक्स, जब पढ़ते थे हम लोग लाइट वाला चैप्टर, तो उसमें अपन लोग साइन कन्वेंशन पढ़ते थे। इसको इधर जाएगा तो माइनस बोलेंगे, उधर जाएगा तो प्लस बोलेंगे, ऐसे अपन लोग एक साइन कन्वेंशन बना के रखते थे, याद है। वैसे ही वर्क के केस में भी एक साइन कन्वेंशन फॉलो किया जाता है फिजिक्स में, इस चीज को याद रखोगे। व्हेन वर्क इज डन बाय द बॉडी, it is said to be positive, and when work is done on the body, it is said to be negative. ये दो टर्म्स तुम लोग हमेशा याद रखोगे, इसका असल में यूज है अभी आगे जो बताने वाला हूं, इसलिए ये रिकॉल करवाना जरूरी था। when work is done on the body, by the body, मतलब अगर सिस्टम खुद से काम करेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं खुद से काम कैसे करता है कोई सिस्टम। जैसे ये पेन को मेरे को हवा में उठाना है, उठाने के लिए मेरे को बाहर से काम करना पड़ेगा इस पे, तो वर्क इज बीइंग डन ऑन द बॉडी, तो ये वाला काम मैं कर रहा हूं, इसको ऊपर उठा रहा हूं, ठीक है। तो इस वर्क को नेगेटिव वर्क बोलेंगे। लेकिन जब मैं इसको छोड़ दूंगा, तो ये इसको वापस लाने के लिए मेरे को कुछ नहीं करना पड़ा, ये सिस्टम खुद से नीचे आएगा, खुद से नीचे आएगा नहीं। तो when work is done by the body, it is positive। जब वो गिर रहा था तो सिस्टम खुद काम कर रहा था। when work is done on the body, that work is said to be negative। याद रहेगा कि कौन से वर्क को नेगेटिव और कौन से वर्क को पॉजिटिव बोलते हैं, ठीक है। अब अपन क्योंकि स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं, तो फिर से इमेजिन करते हैं कि मेरे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है। इस स्प्रिंग को मैं हल्का सा फोर्स लगाया, हल्का सा फोर्स नहीं, या फोर्स लगाया, मान लो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, और ये पहले यहां तक था, अब ये यहां तक आ गया, तो इतना ये मूव किया, ठीक है। छोटे से डिस्टेंस से ये डिस्प्लेस हो गया, तो इस छोटे से डिस्टेंस का नाम रख देता हूं मैं dx, ठीक है। क्योंकि एकदम इंस्टेंटेनियस वैल्यू में देख रहा हूं, मतलब फोर्स अपन इस पर लगा रहे हैं, लेकिन मैं एकदम छोटे से टाइम के लिए इसको नोटिस कर रहा हूं, तो मैं क्या देखता हूं, एकदम छोटा सा डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेस हुआ, दैट डिस्टेंस इज dx। अब क्योंकि बहुत छोटा सा टाइम है, तो वर्क डन जो अपना होगा वो भी छोटा सा वर्क डन होगा, dw। अब मेरे को लिखना है dw। अब dw कैसे लिखेंगे ये देखो। वर्क जो होता है, वर्क का जो बेसिक फार्मूला हमेशा याद रखेंगे अपन लोग जो 9th से पढ़ रहे हैं, वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, अब इसमें देखो अपने को याद रखना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट में ये वाला एफ नहीं देखना है, इसमें जो वर्क हो रहा है वो रिस्टोरिंग फोर्स के हिसाब से देखना होगा। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, और जो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में।
तो इसलिए अपन dw को लिखेंगे माइनस f डॉट dx। ये माइनस साइन का एक्सप्लेनेशन था। माइनस साइन कहां से आया? अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। अगर ऐसा नहीं समझना चाहते तो अपन जो अपने को आता है वो लिख लेते हैं। मेरे को फॉर्मूला आता है F फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा वाला फॉर्मूला आता है। एंगल क्या बन रहा है यहाँ पे? ये 180 डिग्री बन रहा है, तो मैं cos 180 रख देता हूं, वो -1 होता है, तो ये F इनटू dx ही हो गया। वो कुछ भी कर लो, वो माइनस F इनटू dx ही आएगा। ठीक है। जो F है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट को अपोज कर रहा होगा। जो रिस्टोरिंग फोर्स है इट इज ऑलवेज अपोजिंग द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। और माइनस आने का एक और रीजन भी है, मैं भी थोड़ी देर पहले तुम लोगों को बताया, वर्क इज डन ऑन द बॉडी नेगेटिव होता है, वर्क इज डन बाय द बॉडी पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे वर्क क्या हो रहा है? मैं इसको बाहर खींच रहा हूँ, तो बाहर खींच रहा हूँ तो वर्क इज डन ऑन द बॉडी। वो खुद से, जब मैं इसको छोड़ दूंगा वो वापस आने लगेगा, तब वो पॉजिटिव वर्क हो जाएगा। अभी मैं इसको खींच रहा हूँ तो ये नेगेटिव वर्क माना जाएगा। तो ये भी प्रूव हो रहा है। देखो, व्हेन वर्क इज डन ऑन द बॉडी इट इज माइनस F इनटू dx। अच्छा, F की वैल्यू रखते हैं अपन। F की वैल्यू मेरे को मालूम है माइनस kx होता है, तो माइनस kx यहां दूंगा तो ये मेरा बन जाएगा dw इज इक्वल टू माइनस kx माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो जाएगा kx dx। ठीक है, लेकिन ये जो dw है ये तो बहुत छोटा सा वर्क है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क है। मेरे को ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क नहीं चाहिए, मेरे को टोटल वर्क निकालना है। ठीक है, मतलब मान लेते हैं ये पूरा यहाँ पे था शुरू में, यहाँ से स्प्रिंग गया यहाँ तक, मतलब x डिस्टेंस पूरा है। उसमें से मैं ये मतलब स्प्रिंग को पकड़ के यहाँ से ऐसे पकड़ के खींच दिया यहाँ तक। ठीक है, उस पूरे x को ना देख के अपन छोटा सा dx पकड़ते हैं, लेकिन अब मेरे को पूरा वर्क बताना है कि पूरा जब काम खत्म होगा तो वर्क डन कितना होगा। तो सबसे बेस्ट तरीका होगा अपन इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इसको 0 से w और लेंथ वाइज 0 से x हो जाएगा। तो k तो कांस्टेंट है, k बाहर आ जाएगा, और k का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाय 2 और लिमिट रख दो 0 से x। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो अपने w की वैल्यू आ रही है। अच्छा, dw का इंटीग्रेशन w हो जाएगा, तो w इज इक्वल टू आ रहा है हाफ kx स्क्वायर। ये चीज याद रखना, हाफ kx स्क्वायर। दिस इज वर्क डन बाय द स्प्रिंग। एंड ऑब्वियसली जब अपन को मालूम है कि जब वर्क करते हैं किसी बॉडी पे तो वो वर्क स्टोर हो जाता है इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। और इस केस में, अच्छा अब इसको ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ से सोचते हैं ना अपन लोग। जैसे ये मैं स्प्रिंग बनाने की कोशिश करता हूं, वायर बहुत लंबा है, इसका स्प्रिंग बन जाएगा। जैसे ये ऐसा स्प्रिंग अपने को ऐसा दिखता है कुछ, ठीक है, ये हाथ में जो बांध दिया मैं स्प्रिंग ऐसा दिखता है। ठीक है, इसको मैं अब बाहर तो नहीं खींच सकता, मैं इसको क्या करता हूं कंप्रेस करके दिखाता हूं। मैं इसको कंप्रेस कर दिए, सारे रिंग पास में आए कि नहीं आए। ठीक है, लेकिन स्प्रिंग की प्रॉपर्टी क्या है? मैं जब तक फोर्स लगा रहा हूं ये दबा रहेगा, लेकिन जैसे ही छोड़ूंगा ये वापस फैल के अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ये ऐसा कोई नया चीज नहीं बता रहा हूं। पेन में रिफिल सब लोग देखे, रिफिल में स्प्रिंग होता है, सब देखे हुए। उसमें अपन दबाएंगे या उसको खींच के छोड़ देंगे अंडर इलास्टिक लिमिट, तो वो वापस हमेशा अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। तो मैं क्या किया, इसको दबाया और छोड़ दिया तो ये वापस ऐसा हो गया। ठीक है, अच्छा अब इसमें दोनों एनर्जी की बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं और पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी कब रहेगा और पोटेंशियल एनर्जी कब रहेगा? किसी भी चीज को जब मैं इसे डिस्प्लेस करता हूं, मतलब ये इसकी पोजीशन, लास्ट इसका एंड ये है, इसका पोजीशन ये है, मैं इसको दबा के यहां तक ले आया, तो जब मैं इसमें इसको अपनी जगह पोजीशन से हटाया तो इस पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दिया। पानी को याद है ना, अपन डैम में ऊपर चढ़ा देते थे तो उसके पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाता था, तो मैं इसको डिस्प्लेस किया, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, कितना डिस्प्लेसमेंट है, इस फॉर्मूले से पता चलेगा, हाफ kx स्क्वायर। और x है तो मालूम है जितना इसको कंप्रेस करते जाऊंगा उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होता जाएगा, क्योंकि x पे डिपेंड करता है। देखो k तो कांस्टेंट है, मतलब एक बार मैंने चुन लिया कि ये कॉपर का स्प्रिंग है और उसका लेंथ इतना है और उसका रेडियस सेम है, मतलब चेंज नहीं हो सकता, तो k फिक्स हो गया, k चेंज नहीं होगा। क्या चीज बदल जाएगी, मैं कितना इसको दबा रहा हूं या कितना खींच रहा हूं, उसके हिसाब से x चेंज होता जा रहा है। तो ये अपना पोटेंशियल एनर्जी है। अच्छा अब इमेजिन करो, अब एकदम रियल लाइफ सिचुएशन से इमेजिन करना, मैं इसको दबा के छोड़ दिया तो कैसे होगा? स्प्रिंग ऐसा ऐसा होता है, मतलब ऐसा ऐसा। चलो एक तरफ से एक काम करते हैं, ये स्प्रिंग मान लेते हैं, पेन मेरा स्प्रिंग है, इसको दीवार में बांध दिया मैं से, ठीक है, और
दीवार में बांधने के बाद इसको ऐसे मैं कंप्रेस किया और छोड़ दिया, तो ये कैसा बिहेव करेगा, ये ऐसा से वाइब्रेट करेगा और फिर धीरे 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 आके रुक जाएगा। ऐसा ही होता है कि नहीं स्प्रिंग में। अच्छा स्प्रिंग वो के वैल्यू पे डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी रुकेगा, ठीक है। पता नहीं, मैंने अपने स्कूल में तो यहाँ पे बच्चों को तुम लोगों को दिखाया हुआ है वो स्विंगी कैसा दिखता है। एक खिलौना नहीं आता जो इसमें बहुत सारे ऐसे रिंग होते हैं, बहुत लंबा सा होता है, जिसको मैं अपन साउंड के चैप्टर में पढ़े थे, जिसको ऐसे हिलाएंगे तो ये पूरा वाइब्रेट करता है। तो उसका स्प्रिंग फैक्टर ऑब्वियसली कम होता है, तो वो बहुत देर तक वो वाइब्रेट करता रहता है। वैसे पेन के रिफिल को मैं वाइब्रेट करके छोड़ दूंगा तो जल्दी रिफिल बोल, बार-बार मैं रिफिल बोल रहा हूं, मैं पेन के स्प्रिंग की बात कर रहा हूं। स्प्रिंग को बार-बार मैं अगर एक बार कंप्रेस करके छोड़ दूंगा, एक दो बार वाइब्रेट करेगा, रुक जाएगा, क्योंकि वो बहुत छोटा है, उसके पास ज्यादा जगह नहीं है मूव करने की। तो अपन वापस आते हैं टॉपिक पे। स्प्रिंग क्या करेगा, मैं उसको कंप्रेस किया, छोड़ दिया, तो स्प्रिंग का बिहेवियर कैसा होगा, ये स्प्रिंग का ओरिजिनल पोजीशन है, ये ऐसा दबा और मैं छोड़ दिया, तो ये ऐसा ऐसा वाइब्रेट करेगा, फिर फाइनली आके रुक जाएगा। मतलब समझ में आ रहा है, ये स्प्रिंग है, इसको मैं दबाया छोड़ दिया, तो ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा और फिर धीरे से आके रुक जाएगा, ठीक है। अब देखो, अपने को ये मालूम है कि जब कोई भी चीज चल रही है या हिल रही है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होता है। तो जब मैं इसको यहां तक खींचा तो इसमें क्या बढ़ा दिया हमने, पोटेंशियल एनर्जी। अब जब अपन इसको छोड़ते हैं तो यहाँ पे जब ये यहां तक खींच दिया मैं, ठीक है, स्प्रिंग को पकड़ के यहां तक खींच दिया, अभी पकड़ा हुआ है, इसका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। जब मैं इसको आखिरी तक खींच दिया, उसका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। अब जैसे ही मैं छोड़ूंगा ये भागेगा वापस सेंटर की तरफ भागेगा। तो शुरू में तो उसकी स्पीड 0 थी, ये भागना शुरू किया, जब वो अपनी इस पोजीशन पे आता है तो उस समय उसकी स्पीड मैक्सिमम होती है। इससे अपने को दो चीजें पता चल रही हैं। क्या क्या पता चल रहा है, देखो, जब एक स्प्रिंग मूव हो रहा है, मतलब वाइब्रेट कर रहा है या उसको ऑसिलेट करना भी बोलते हैं, तो ऐसा बनाते हैं, ये एक स्प्रिंग है, ठीक है, ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मैं इसको यहां तक खींचा और छोड़ दिया, तो यहां तक जब आएगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहेगा, और जब ये यहां पे आएगा वापस तो यहां पे इसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहेगा। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि ये जब यहां से खींच के छोड़ूंगा यहां पे रुक जाएगा, ये मोमेंटम की वजह से वापस इधर जाता है। लेकिन स्प्रिंग की प्रॉपर्टी क्या है, स्प्रिंग की प्रॉपर्टी ये है कि ये जब यहां जाता है, जैसे अपने इक्विलिब्रियम से कहीं भी डिस्प्लेस होता है, लेफ्ट साइड या राइट साइड, स्प्रिंग का बिहेवियर ये है कि उसका रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट्स टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, वो उसको वापस यहां खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है। जो लोग लेट आए हैं उनके लिए फिर से रिपीट कर दे रहा हूं एक बार। स्प्रिंग का हम लोग काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी देख रहे हैं, तो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, हाफ kx²। मैंने क्या किया, स्प्रिंग को यहां तक खींचा, छोड़ दिया, तो स्प्रिंग ऐसा सा वाइब्रेट करता है और फिर फाइनली रुक जाता है। समझ में आया? अब इसको एकदम स्लो मोशन में इमेजिन करो, ये यहां तक गया, ये भाग रहा है, जब ये यहां आता है तब इसकी स्पीड मैक्सिमम होती है। क्यों? क्योंकि यहां पे आपको इक्विलिब्रियम वो रिस्टोरिंग फोर्स काम नहीं करेगा, तो जब कोई फोर्स उसको अपोज ही नहीं कर रहा है तो वो मैक्सिमम स्पीड से दौड़ेगा। लेकिन जैसे ही ये थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स काम करना शुरू कर देता है, यहां तक आएगा और रिस्टोरिंग फोर्स का काम क्या है, स्प्रिंग को वापस यहां लाने की कोशिश करना, ठीक है। तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों को साथ में बनाना चाहूं तो कैसा बनेगा, देखते हैं। एक सिस्टम ऐसा बनाने का बोलो, मैं डार्क लाइन से मैं दिखा देता हूं पोटेंशियल एनर्जी और लाइट लाइन से दिखा देता हूं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो सॉरी, डॉटेड लाइन से दिखा देता हूं। जैसे अच्छा, ये 0 है, ये x है, ये जो मैं बॉक्स बनाया इसको समझो क्या कर रहा है। x क्या है अपना, मैंने एक स्प्रिंग लिया, उसको x डिस्टेंस से डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, पकड़ के यहां तक खींच दिया, ठीक है। 0 नहीं, इसको मैं -x लेता हूं, -x, और ये बीच वाला होगा 0। क्यों? क्योंकि ये इधर भी तो आएगा ना, x डिस्टेंस इधर भी आएगा। जब मैं स्प्रिंग को ऐसे पकड़ के छोड़ दूंगा तो ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा, फिर धीरे 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 ये रुक जाएगा। तो देखो, सबसे पहले बनाते हैं अपन लोग पोटेंशियल एनर्जी बनाते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी जब अपन x वाले डिस्टेंस पे आते हैं, मतलब इस डिस्टेंस पे आते हैं या इस डिस्टेंस पे आते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है। जब किसी भी बॉडी को, सिंपल सी चीज है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये डस्टर अभी यहाँ पे जमीन में रखा है, इसका पोटेंशियल एनर्जी 0, इसको मैं यहाँ रख दिया, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, इसको मैं यहाँ रख दिया, इसकी पोटेंशियल एनर्जी और बढ़ा दिया।
तो मतलब इसकी मीन पोजीशन से मैं इसको जितना दूर रखते जाऊंगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतना बढ़ती जाएगी। तो सबसे मैक्सिमम इसका मीन पोजीशन से डिस्टेंस क्या पॉसिबल है, x। तो सबसे हाईएस्ट इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो -x और x पे होगा। तो यहाँ पे ग्राफ जो बनने वाला है इसको मैं बनाता हूँ डॉटेड लाइन से, ये बनेगा कुछ ऐसा। यहाँ एक तो इसको हाफ में डिवाइड कर लेता हूँ पहले, ये बनेगा ऐसा, ऐसा पैराबोला बनता है और ये बनेगा ऐसा। पैराबोला बनने का रीजन ये है क्योंकि देखो यहाँ एक्स स्क्वायर का टर्म आया है तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, ये ऐसा बनेगा। अब जैसे ही अपन वापस सेंटर में आते हैं, मैं क्या बताया, यहाँ से जैसे यहाँ आएगा उसका पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा, फिर जैसे आगे बढ़ेगा उसका पोटेंशियल एनर्जी फिर बढ़ने लगेगा। अब बात करते हैं अपन काइनेटिक एनर्जी की। तो ये जो डॉटेड लाइन है दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, हम इसको लिख दे पीई। काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। जब मैं स्प्रिंग को पकड़ के यहाँ खींच दिया और अभी मेरा हाथ इसको पकड़ा हुआ है तो उस समय उसमें कोई वेलोसिटी नहीं है ना, तो वेलोसिटी 0 है और मेरे को ये मालूम है कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो हाफ mv² होता है, ठीक है। तो इसमें जब कोई वेलोसिटी नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो गया। तो मैं शुरू करूंगा यहाँ से, लेकिन जैसे ही छोड़ता हूँ ये भागता है और सबसे ज्यादा इसकी स्पीड कहाँ पे होती है, सेंटर पे। तो सेंटर पे इसकी स्पीड हो जाएगी ऐसे और ये वापस जब इस एंड पे जाएगा तो वापस इसकी स्पीड 0 लगेगी। तो ये जो डार्क लाइन है दिस इज काइनेटिक एनर्जी। अब इस ग्राफ से ये समझो, देखो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, मतलब दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट आए। जैसा मान लेते हैं कि जो हाइट है इसको मैं कुछ वैल्यू दे देता हूं, मान लो 10 है, ये 0 से 10 है, ठीक है। यहां पे देखो सेंटर में देखो ये जो डॉटेड लाइन पोटेंशियल एनर्जी जो है 0 है, यहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, मतलब काइनेटिक एनर्जी 10 है, ये 0 है, तो 10 + 0 कितना आएगा, 10 आएगा। कहीं बीच में चलते, जैसे यहां आ गया, ये वाला पॉइंट को ले रहा हूं मैं, तो यहां से अपन एक ऐसा लाइन बना लेते हैं। मान लो ये इसकी वैल्यू 8 है, मतलब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 8 है, तो उसी समय पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 2 होगी, ठीक है। मतलब ये कहां पे पहुंचे अपन, यहां कहीं पे है। तो लेकिन टोटल एनर्जी कितना आ रहा है, 8 + 2 10 आ रहा है, ठीक है। यहां आ जाता हूं बीच वाले में, यहां पे मान लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी 5 है, तो काइनेटिक एनर्जी भी 5 होगा, तो 5 + 5 10। इसका ये मतलब है, ये नंबर्स बोल के मैं ये बताना चाह रहा हूं कि एनीवेयर व्हेन स्प्रिंग इज मूविंग एनीवेयर, ठीक है, मतलब एक्सट्रीम एंड्स की बात करें या इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात करें, द टोटल एनर्जी ऑफ दैट स्प्रिंग या टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड हियर टोटल एनर्जी इज सम ऑफ, टोटल एनर्जी हमेशा मैकेनिकल एनर्जी को किसको बोला जाता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, एंड दीस टू आर ऑलवेज कांस्टेंट, ये दोनों हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला तो ये लिखा हुआ है हाफ kx², वैसे ही काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ये लिख दिया मैं हाफ mv², ठीक है। ये कोई नया चीज नहीं बता रहा हूं, ये दोनों ही चीजें पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हम लोग 9 से पढ़ रहे हैं, अपने को दोनों टर्म्स मालूम है बस, और इसका हाफ mv² में भी कुछ बताने का नहीं है, ये भी अपने को मालूम है। नया चीज अपन लोग ये निकाले थे अभी, हाफ kx² क्या होता है, ये दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। तो दिस इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये वाला टर्म हम लोग याद रखेंगे क्योंकि ये यहां से अपने को ये भी पढ़ चुके हैं अपन लोग 9th में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि किसी भी सिस्टम का टोटल एनर्जी जो होता है वो कांस्टेंट होता है, द टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड एंड इट डज नॉट चेंज, ठीक है। तो ये अपना टॉपिक हो गया स्प्रिंग का, व्हिच इज ऑब्वियसली एक छोटा सा टॉपिक था ये, लेकिन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हाफ kx² जो भी अपन डिराइव किए थे ना, ये पूछा जाता है, ठीक है। आज एक टॉपिक और कवर करूंगा मैं, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोशन इन वर्टिकल सर्कल, मजा आती है इसको बनाने में, तो इसको देखते हैं। कई लोग लेट आए हैं, एटलीस्ट इस टॉपिक को ध्यान से देखो, मोशन इन वर्टिकल सर्कल। एक्चुअली ये टॉपिक पढ़ना चाहिए था अपने को लास्ट चैप्टर में, लेकिन यहाँ पे ना इस टॉपिक में मेरे को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और एनर्जी अपन लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको इस चैप्टर में पढ़ते हैं। मोशन इन वर्टिकल सर्कल, पहले वर्टिकल सर्कल और हॉरिजॉन्टल सर्कल का डिफरेंस समझो। जैसे अभी तक अपन जो भी सर्कुलर मोशन पढ़ते थे उसमें मैं सर्कल ऐसा बनाता था, मतलब ये वाला सर्कल बनाते थे, समझ रहे हो, यहाँ से एक ऐसा रस्सी बंधी हुई है और इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, मतलब ये पेन को मैं ऐसे पकड़ के घुमा रहा हूँ, समझ गए, ठीक है। ये होता है हॉरिजॉन्टल सर्कल।
जिसमें जो अपना सर्कल का प्लेन है वो जमीन से पैरेलल बनेगा। समझ में आया? ऐसा बनेगा। ये प्लेन ऑफ सर्कल है, एक सर्कल बना रहा हूं मैं, मतलब एक रिंग है मान लो, मेरे पास सर्कुलर चीज भी नहीं है तो मैं दिखा पाता हूं। कोई एक सर्कुलर चीज है जो ऐसे बनाया हुआ है, ठीक है। लेकिन अब दिवाली में जैसे जब हम लोग फुलझड़ी चलाते हैं तो उसमें वर्टिकल सर्कल बनता है, मतलब उसमें प्लेन ऐसा बनता है, उसमें प्लेन ऐसा नहीं बनता, ठीक है। तो जब वर्टिकल सर्कल बनेगा तो थोड़ा सा मामला बदल जाता है, मतलब तब ये सर्कल ऐसा नहीं दिखेगा, तब ये सर्कल ऐसा दिखेगा। तो हॉरिजॉन्टल सर्कल और वर्टिकल सर्कल का डिफरेंस समझ में आया? हॉरिजॉन्टल सर्कल में अपने पास फायदा ये होता था कि अपन इसकी वेलोसिटी हर तरफ v लेके चलते थे, मतलब यहां भी इसकी वेलोसिटी v रहेगी, यहां भी इसकी वेलोसिटी v रहेगी, किसी भी पॉइंट पर अपन वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट मान के चलते थे। बट इन केस ऑफ वर्टिकल सर्कल सिचुएशन चेंजेस लिटिल बिट, क्योंकि ये डिपेंड करता है टेंशन ऑफ द वायर पे। तो हम लोग ये निकालेंगे कि वर्टिकल सर्कल में टेंशन कितना आता है, ठीक है। दो चीजें अपने को निकालनी होंगी, टेंशन कितना आता है और अलग अलग पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी जो मैं बोल रहा हूँ बदल जाती है, वेलोसिटी कितनी होती है। तो एक जनरल केस अपन लोग बनाते हैं, तो उसका स्टेटमेंट तो मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, लेकिन इस चीज को समझ लो कि अपन इसको ऐसा बोलेंगे कि लिखते समय क्या लिखोगे, कंसीडर अ स्मॉल बॉडी ऑफ मास m which is being rotated in a vertical circle of radius r, और उसका मास m मैं बता दिया पहले से, ठीक है। और उसमें अपन लोग किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम को पकड़ लेते हैं। ये मैंने बनाया एक सर्कल, ठीक है। आई होप ये सर्कल ऐसा दिख रहा होगा। इसमें अपन एक पार्टिकल को रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी मान लेते हैं, मैं इसको घुमाता हूं, चलो ऐसा घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। अभी मान लेते हैं एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम ये पहुंचा है यहां पे, ये अपना मास बॉडी हो गया, ये जो डार्क एक छोटा सा पॉइंट बनाया, दिस इज दैट बॉडी ऑफ मास m which is being rotated। इसको हम लोग ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं जैसे फुलझड़ी चलाते हैं, ठीक है। रस्सी में अगर मैं पत्थर बांध के घुमाऊंगा तो ऐसे ही घुमाऊंगा, उसको ऐसे घुमाएंगे तो हॉरिजॉन्टल सर्कल बनेगा, ऐसे घुमाएंगे तो, और ऐसे घुमाएंगे तो वर्टिकल सर्कल, ठीक है। अच्छा, मेरे को इसको डार्क लाइन ही बनाना चाहिए था क्योंकि ये धागे से बंधा हुआ है, ठीक है। अपन मान रहे हैं अपन पत्थर को घुमा रहे हैं, तो इसमें कौन कौन सी फोर्सेस काम करेंगी वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस लेंथ में एक ऐसा डायमीटर बना लेता हूं, ठीक है। इस हाईएस्ट वाले पॉइंट को मैं h बोलूंगा, लोवेस्ट वाले पॉइंट को l बोलूंगा, ठीक है। अभी देखो, इस एंगल को मान लेते हैं हम लोग थीटा, ठीक है। अब मेरे को बताना है कि इस बॉडी पे क्या क्या फोर्सेस काम कर रही होंगी, ठीक है। तो एक एक करके सारे फोर्सेस का हम लोग नाम लिखते हैं। इसका mg नीचे की तरफ काम कर रहा है और इस धागे में टेंशन इसको उस तरफ खींच रहा होगा। ये दो चीजें तो अपन कई बार डिस्कस कर चुके हैं। mg हमेशा नीचे की तरफ, टेंशन हमेशा। टेंशन कैसे बनाना है, जिन लोग टेंशन वाला टॉपिक नहीं अटेंड किए, टेंशन बनाते समय हमेशा जाके उस बॉडी में बैठ जाओ जहां की अपन बात कर रहे हैं। तो मैं आके बैठ गया यहां और हमेशा वहां से आउटगोइंग बनाना है अपने को टेंशन। अगर मैं यहां से बैठ के बनाता तो टेंशन मेरे को इधर दिखता, ठीक है। टेंशन अपन जिस बॉडी के लिए बना रहे हैं वो बॉडी को कौन सा फोर्स फील होगा, उसको क्या लगेगा, ये सेंटर वाला पॉइंट उसको उधर खींच रहा है। तो कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, ये हो गया इसका दो फोर्सेस जो मेरे को सीधे सीधे दिख रहे हैं। अब मैं काम करता हूं, इस फोर्स को मैं इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं, ये वाली जो रेडियस है इसको आगे बढ़ा दिया, तो ये भी थीटा हो जाएगा। थीटा होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, कौन सा एंगल बोलते हैं इसको, शायद करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। ये एंगल, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो अगर ये थीटा है तो mg का ये वाला कंपोनेंट अपना बन गया mg cos थीटा। और यहां से एक मिनट, हाँ, ये mg cos थीटा है और इसका ये वाला कंपोनेंट बन गया mg sin थीटा, ठीक है। और क्योंकि ये एंटी क्लॉक घूम रहा है तो मेरे को यहां पे इसका वेलोसिटी का एक कंपोनेंट ऐसा दिखेगा v, ठीक है। ऑल्दो ये वेलोसिटी फोर्स नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता दिया कि ये जब घूम रहा होता है किसी भी पॉइंट पे, जैसे यहां जब पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा ऐसा टेंजेंट बना के अपन लिखेंगे इसको vh लिखेंगे, ठीक है। यहां जब पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी इधर रहेगी, इसको मैं vl बोलूंगा। लोएस्ट पॉइंट पे तो l, हाईएस्ट पॉइंट पे है तो h, ठीक है। इसके बाद अब अपन सारी चीजें लिखते हैं। अब इस पॉइंट पे इधर वाले इन दोनों फोर्सेस को देखो। सेंट्रीपिटल फोर्स किसको बोलते हैं,
और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसको बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स वो होता है जो इस बॉडी को सेंटर की तरफ खींच रहा होता है। तो मेरे को इसमें अभी मैंने जो फोर्सेस बनाया, इस लाइन में दो फोर्स दिख रहे हैं, टी दिख रहा है और mg cos थीटा दिख रहा है, और mg cos थीटा अपोजिट डायरेक्शन में। तो मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स cp बोल रहा हूं उसको, नहीं fcp कर देता हूं। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू cf इज सेंट्रीफ्यूगल। ये हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होता है। मैं फिर से रिकॉल करा रहा हूं, व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स एंड व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स उस फोर्स को बोलते हैं जो बॉडी जब किसी सर्कल में घूम रही होती है, वो फोर्स उसको अंदर की तरफ खींच के रखता है। तो इसको अंदर की तरफ कौन खींच रहा है? ये धागा। तो इस धागे में जो भी जितने भी फोर्सेस दिखेंगी वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। लेकिन अगर सिर्फ अंदर खींचने वाला फोर्स काम करता तो ये तो पत्थर गिर के यहाँ सेंटर में आ जाना चाहिए था। तो उसी समय एक अपोजिट फोर्स बाहर की तरफ काम कर रहा होता है जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। तो सेंटर की तरफ जो फोर्स काम किया इट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, बाहर की तरफ जो काम किया इट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एंड बोथ ऑफ देम आर न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से बोथ ऑफ दीस फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट। तो यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स मेरे को दिख रहा है T minus mg cos थीटा। अच्छा, मैं T minus mg cos थीटा क्यों लिखा, mg cos थीटा minus T क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मैं बात कर रहा हूं सेंट्रीपिटल फोर्स की। सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ जाता है, तो सेंटर की तरफ जाने वाला कौन मेरे को दिख रहा है? T दिख रहा है। तो ऑब्वियसली T बड़ा होगा, mg cos थीटा छोटा होगा। बाहर की तरफ जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा ये होता है mv स्क्वायर बाय r, हमेशा। इसमें तो कंपोनेंट लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, mv स्क्वायर बाय r जो होता है वो हमेशा अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। तो यहां से मेरे को टेंशन का जो एक फार्मूला मिलेगा, ये जो टेंशन है इसको हम लोग लिखेंगे T इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r प्लस mg cos थीटा। ठीक है, सिंपल सी चीज है, कुछ खास अभी अपन डिफिकल्ट चीज नहीं किया है, सिर्फ मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किया और इसको रीअरेंज कर दिया थोड़ा सा, एक जनरल इक्वेशन आ गया। इसमें अपन लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब अपन अलग अलग सिचुएशन देखेंगे कि जब ये पत्थर अलग अलग पोजीशन पे पहुंचेगा तो उस समय ये टेंशन कितना होगा और उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, मतलब इस v की वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले मैं पकड़ लेता हूं हाईएस्ट पॉइंट को। जब ये यहां पहुंचेगा तब क्या होगा? ठीक है, तो ये पत्थर ऐसे घूम रहा है, मतलब समझ गए ना, हम लोग पत्थर को रस्सी में बांध के ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं। ये पत्थर यहां पहुंचा है, तो यहां पहुंचा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? खुद ही सोच के बताओ। ये थीटा में इसका नाम लिया हूं, ये जब घूम के यहां पहुंचा तो थीटा हो गया 180 डिग्री। तो थीटा बिकम्स, तो अपन केस 1 देख रहे हैं, इसको मैं नंबर 1 बोलूंगा, फॉर थीटा इज इक्वल टू 180। और इस केस में अपना जो cos 180 है वो होता है -1। तो यहां पे मैं रख देता हूं -1। तो ये वाला जो इक्वेशन नंबर 1 है मेरा, ये बन जाएगा। अच्छा, मैं सबको जैसे जैसे मैं जिस पोजीशन की बात करूंगा नामकरण में उसका वैसा बदलता जाऊंगा। जब मैं हाईएस्ट पॉइंट पे हूं तो मैं इसको TH बोल देता हूं। ठीक है, ये, और उस समय वहां जो वेलोसिटी इसको मैं mvh बोल देता हूं। समझ में आया? कुछ नहीं कर रहा हूं, यही वाला इक्वेशन यहां पे कॉपी कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि मेरे को उसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट पोजीशंस, सो आई एम रीनेमिंग दैट। v को vh कर दिया, t को th कर दिया, h फॉर हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं हम। mvh स्क्वायर बाय r और cos थीटा की जगह -1 आ जाएगा, तो ये मेरा बन गया -mg। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, इस चीज को थोड़ा सा समझो। ये तुम लोग किया भी होगे, सब लोग, अपन लोग बचपन में खेले होंगे, किसी भी चीज को धागे में बांध के अपन ऐसे गोल गोल घुमाते हैं। अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से कम उसको घुमाने की कोशिश करूं तो क्या होगा? ये जैसे ये इसको मैं घुमाऊं, ठीक है, वेलोसिटी कम कर दूं, ये यहां तक आएगा और ये ऐसे नीचे गिर जाएगा। वेलोसिटी अगर बहुत कम हो जाएगी, मतलब मेरे को किसी भी चीज को घुमाते रहने के लिए उसको एक मिनिमम वेलोसिटी से ऊपर रखना पड़ता है। तो ये जो टेंशन है ना, ये टेंशन, अच्छा इसको दूसरे तरीके से भी समझते हैं। इस तरफ देखो टेंशन दिख रहा है, तो टेंशन क्या कर रहा है? इसको इधर खींच रहा है। ठीक है, ये जो है ये दोनों उसको इक्वेट कर रहे हैं। जब तक टेंशन मेरा ग्रेटर देन 0 है, या ये वाला फोर्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तब तक, मतलब ये वाला फोर्स जब तक पॉजिटिव है तब तक जो वो बॉडी है वो वर्टिकल सर्कल में घूमती रहेगी। लेकिन जैसे ही इसकी वैल्यू माइनस में आई, इसकी वैल्यू जैसे ही माइनस में आई, तो माइनस में आ गई, मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस में आने से ये होगा कि ये यहां तक ऐसे जाएगा और पत्थर ऐसे नीचे गिर जाएगा। समझ गया ना? अब मैं कुछ घुमा के तो दिखा नहीं सकता, ये ऐसे घूम के आया यहाँ पे, लेकिन इसकी वेलोसिटी क्योंकि बहुत कम हो गई तो ये ऐसे नीचे गिर जाएगा।
उसके पास उतना फोर्स ही नहीं मिलेगा, उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही नहीं मिलेगा कि वो गोल घूम पाए। तो दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एटलीस्ट जीरो होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए, तभी अपना जो वर्टिकल सर्कल का मोशन है वो कंप्लीट हो पाएगा। तो अपन लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये जो कंडीशन है इसमें कैसे लिखेंगे, टू कीप द बॉडी रिमेन इन वर्टिकल मोशन और वर्टिकल सर्कल, दिस वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रख के इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो अब pH को भूल जाओ, अपन इसको सॉल्व करेंगे। एक मेरे पास एक ये वाला इक्वेशन आ गया, तो ये मेरा बन जाएगा m vh स्क्वायर अपॉन r इज ग्रेटर देन इक्वल टू mg। m कैंसल, r उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और vh की वैल्यू मेरे को मिल रही है रूट, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दिया, रूट gr। मतलब ये वो वेलोसिटी है कम से कम इतनी होनी चाहिए जिससे मैं इसको घुमा पाऊं। और याद रखना जब ये ऊपर जाता है तो इसमें mg भी नीचे की तरफ काम कर रहा है, मतलब वो mg भी उसको नीचे खींचना चाह रहा है, टेंशन भी नीचे खींचना चाह रहा है। ठीक है, मतलब ये दोनों टर्म इसको नीचे खींचना चाह रहे हैं, लेकिन अपने को ये वाला फोर्स को ज्यादा रखना है। ठीक है, इसको इक्वेशन से भी समझो, t माइनस mg कांस्टेंट है, यहां पे इमेजिन करो इस समय रस्सी में t नीचे की तरफ काम कर रहा है, इसका mg भी नीचे की तरफ काम कर रहा है, तो ये दोनों ऐड हो गए। ठीक है, यहाँ पे mg अलग था तो t और mg ऐड होके इसको नीचे खींचना चाह रहे हैं पत्थर को, तो मेरे को ये वाले फोर्स को इन दोनों फोर्स से ज्यादा रखना पड़ेगा। अब देखो मैं मास को बदल नहीं सकता, रेडियस को मैं बदल नहीं सकता, क्या चीज को बदल सकता हूँ, वेलोसिटी को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, कितने जोर से घुमाना है वो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। तो वेलोसिटी कम से कम मेरे को इतनी रखनी पड़ेगी, तभी ये ऑब्जेक्ट इस सर्कल में घूमेगा। इस वेलोसिटी से कम में अगर मैं गया तो वो नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, थीटा इज इक्वल टू 180 होगा तो क्या होगा। सेकंड केस देखते हैं, हम लोएस्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। अगर थीटा 0 डिग्री हो जाए तो क्या होगा, लोएस्ट पॉइंट समझ गए, ये जो बॉल है ये यहाँ पे है L पे, तो उस केस में जो वैल्यूज आएंगी वो कितनी आएंगी वो देखते हैं हम लोग। थीटा में कर दूंगा 180, कॉस यहाँ पे लिख देता हूँ, ऊपर के टर्म्स तो वही यूज होंगे तो उनको नहीं मिटा रहा हूँ। थीटा अपना हो गया है 0 डिग्री और जो कॉस 0 है वो 1 होता है, cos 0 डिग्री 1 होता है कि नहीं, तो अपन इसकी वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं। तो इस केस में अब ये जो इक्वेशन है मेरा बन जाएगा TL, L फॉर लोएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू mvl स्क्वायर अपॉन r। याद है ना, v को मैंने पहले vh रखा था फॉर हाईएस्ट पॉइंट, अब लोएस्ट पॉइंट की बात करा तो vl कर दिया, प्लस mg। cos थीटा कहां गया, cos थीटा 1 हो गया। ठीक है, अब इसकी बात करेंगे, तो ये मेरे को एक इक्वेशन मिला, इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब हम लोगों को दो चीजें निकालनी, याद रखना, वेलोसिटी निकालना होता है और टेंशन निकालना होता है। तो यहाँ पे हम लोग निकालते हैं कि वो कितना आएगा, टेंशन और वेलोसिटी कितना है लोएस्ट पॉइंट का। ठीक है, तो मैं शुरू कर रहा हूँ। तो यहाँ से अपने को इक्वेशन मिला, cos 0 को मैंने रख दिया यहाँ पे 1 की वैल्यू रख दिया, ये mg cos थीटा का mg बन गया। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने बोला था हम लोग यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये बोलती है कि फॉर एवरी सिस्टम टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, मतलब ये पत्थर यहाँ घूम रहे हैं, ये एक सिस्टम है, ये धागा ये पत्थर ये दोनों मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये बोलता है कि इस पॉइंट पे, लोएस्ट पॉइंट पे इसकी जितनी एनर्जी होगी, इस पॉइंट पे इसकी जितनी एनर्जी होगी, हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी जितनी एनर्जी होगी, वो सब एनर्जीज बराबर होंगी। मतलब अलग अलग पॉइंट पे, जैसे अभी अपन स्प्रिंग को डिस्कस कर रहे थे, मैंने क्या बोला, जब मैं उसको पूरा खींच देता हूं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, जब वो भाग के सेंटर पे आ जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। लेकिन जब वो पूरा खिंचाया हुआ था तब उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी, जब वो बीच में आया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। लेकिन टोटल जब अपन देखते हैं तो कांस्टेंट आ रहा था, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो कांस्टेंट आता है। इसका मतलब अपने को ये समझ में आया, और अपन लोग ये 9th में भी पढ़े हुए हैं, वी नो दैट एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये वाला टर्म तुम लोग सुने होंगे। तो यहाँ पे मैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करूंगा, और मैं बोल रहा हूं कि अगर इस पॉइंट पे जितनी एनर्जी है दैट मस्ट बी इक्वल टू इस पॉइंट पे जितनी एनर्जी है। ठीक है, समझ में आया क्या बोल रहा हूं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से इस सिस्टम का एनर्जी सेम होना चाहिए,
तो मैं बोल रहा हूँ लोवेस्ट पॉइंट पे इसकी जो टोटल एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो अपन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। अब देखो अच्छा शुरू से देखते हैं, जब अपन किसी भी चीज को घुमाना शुरू करते हैं, जैसे मेरे को इसको घुमाना सपोज, तो मैं शुरुआत ऐसे ही करूंगा जैसे इसको पकड़ा हूं। हमेशा कोई भी चीज पहले ऐसे लटकी रहेगी, उसके बाद अपन उसको घुमाना शुरू करते हैं। तो इसका जो मीन पोजीशन है वो ये होता है, ये जो लटका हुआ, दिस इज मीन पोजीशन। तो ये रेस्ट वाली पोजीशन होगी शुरू में। तो जब भी वो इस पोजीशन पे आता है तो उस केस में उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जीरो हो जाती है। तो एट द लोएस्ट पॉइंट उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा और उसमें क्या बचा, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बची। और काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, उसको मैं लिखूंगा हाफ एम वी एल का स्क्वायर। वी एल कौन है, वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट, प्लस मेरे को पोटेंशियल एनर्जी लिखना है जो कि जीरो है। ये जो है ये मैं जो लिखा हूं पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये अपनी मेन पोजीशन पे है। वैसे ही जब हाईएस्ट पॉइंट पे लिखूंगा तो मेरे को उसका पोटेंशियल एनर्जी भी लिखना है, उसका काइनेटिक एनर्जी भी लिखना है। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा उसका, ये हो जाएगा हाफ एम वी एच स्क्वायर, होगा कि नहीं हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी, क्योंकि मैं वी एच माना हूं, प्लस पोटेंशियल एनर्जी लिखना है मेरे को जो कि होता है mgh। नॉर्मल केस में अपन को फार्मूला आता है mgh को अपन लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। लेकिन जब ये पत्थर यहां से यहां पहुंचा तो इसका हाइट कितना हो जाएगा, देखो इसकी रेडियस आ है, यहां से यहां तक रेडियस आ है और उतना ही रेडियस से ऊपर भी चढ़ा हुआ है। तो रेडियस कितना हुआ, 2r हुआ कि नहीं, सॉरी डायमीटर चढ़ गया ना, ये यहां से पत्थर घूम के यहां तक पहुंचा है, तो उसका कितनी हाइट से बढ़ गया वो 2r से। तो mgh जो मैं लिखना चाहता हूं मैं लिखूंगा mg into 2r, 2r is our height h। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि ये 2r कहां से आया। ठीक है, उसके बाद अब अपन, अभी भी मेरे को यहाँ पे काम की जानकारी नहीं मिली, बहुत सारी अननोन चीजें दिख रही हैं। मैं यूज करूंगा अभी अपन लोग जो VH की वैल्यू निकाले थे, VH कितना निकाले थे, VH निकाले थे √gr, अभी निकाले थे ना, VH की वैल्यू लेस देन इक्वल टू निकाले थे। तो अपन ऐसा निकाले थे VH इज लेस देन इक्वल टू, तो मैं उसमें से इक्वल टू वाला टर्म ले रहा हूं और यहां जो VH लिखा है उसकी जगह मैं लिख दूंगा √gr लिख दूंगा। तब देखते हैं क्या होता है। ये बन जाएगा मेरा हाफ mvl स्क्वायर, दिख रहा है ना नीचे तक, इज इक्वल टू हाफ m vh स्क्वायर की जगह आ जाएगा gr प्लस mg 2mgr। ठीक है, अभी इसमें देखो कुछ कैंसिल हो पा रहा है, बिल्कुल हो पा रहा है, ये m कैंसिल हो गया और पूरे दोनों साइड अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 2 कट जाएगा, ये 4 बन जाएगा। मैं कर नहीं रहा हूं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाऊंगा तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या कर रहे हैं अपन लोग। ठीक है, इसको मैनिपुलेट करते हैं तो फाइनली मेरे पास इक्वेशन जो मिल रहा है मेरे को ऐसा दिखेगा, VL स्क्वायर, ये VL स्क्वायर बचा और उधर से 2 को मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हूं तो VL स्क्वायर इज इक्वल टू ये 4gr हो गया और यहां gr बचेगा 5gr। तो VL कितना होगा, √5gr। तो ये अपन निकाले थे वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट कितना होता है, ये अपन निकाले वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट कितना होगा। एक छोटी सी चीज बच गई, मैं बोला था अपन लोग टेंशन को भी डिस्कस करेंगे, तो टेंशन डिस्कस करते हैं, देखते हैं टेंशन कितना आता है। तो ये जो मैंने VL निकाला है इसको मैं यहां पुट कर देता हूं। इक्वेशन नंबर 2 में यहां क्या लिखा है, mvl स्क्वायर लिखा है, तो VL स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 5gr आ जाएगा। तो TL मेरा बन जाएगा TL इज इक्वल टू m into 5gr अपॉन r प्लस mg। तो ये r और r कैंसल, 5mg प्लस mg ये हो गया 6mg। मतलब जो टेंशन होगा वो कितना होगा, 6mg एंड लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जो होगी वो कितनी होगी, √5gr। ठीक है, ये अपना निकल गया लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट का हमने निकाल दिया, टेंशन निकाल दिया, वेलोसिटी निकाल दिया। मेरे को याद नहीं आ रहा है मैंने इसका टेंशन बताया कि नहीं बताया था, वो टेंशन नहीं बताया, मतलब TH अगर नहीं बताया तो अपन लोग इस वैल्यू को यहां पुट कर देंगे, ये जो √gr इसको यहां पुट कर दूंगा तो ये TH निकल जाएगा। ठीक है, ये तुम लोग का होमवर्क है, खुद से करके देखना। अब एक जल्दी से इसका जनरल केस देखते हैं, फिर क्लास वाइंड अप करेंगे। आज मेरे को लग रहा है बहुत ज्यादा हो रहा है, तुम लोग बोर हो जाओगे।
जनरल केस ऐसा देखते हैं कि अपन आ जाते हैं, मैं आ गया यहाँ, ठीक है। देखो ये इक्वेशन समझ में आया ना, शुरू से अपन बात करते हैं, ये जो बॉडी है वो यहाँ पे है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से फोर्सेस दिख रहे हैं मेरे को, mg दिख रहा है नीचे की तरफ और टेंशन दिख रहा था इधर, ठीक है। टेंशन हमेशा इसको सेंटर की तरफ खींच रहा है। अब हमेशा अपने को फोर्सेस को अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लाना होता है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लाने के लिए अब मेरे को ये t के हिसाब से चलना है, तो मेरे को ये वाला कंपोनेंट चाहिए था। तो ये mg को मैं क्या किया, एक वेक्टर ऐसा होता है जिसके अपन लोग ऐसे दो वेक्टर बना सकते हैं, इसको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं। मतलब जैसे ये वेक्टर a है और ये थीटा है, तो इसको अपन लोग a cos थीटा और इसको a sin थीटा बोलते हैं। तो मैं क्या किया, ये जहां थीटा है वहां लिख दिया mg cos थीटा ये वाला टर्म, और दूसरे वाले को लिख दिया mg sin थीटा, ठीक है। अब देखो ये वाला जो फोर्स है जो इसको अंदर खींच रहा है, वो ये सारे फोर्सेस से मिलके बनता है। तो अंदर खींचने वाला फोर्स क्या हुआ, t माइनस mg cos थीटा। t माइनस mg cos थीटा मैं पहले भी बताया था, इसलिए लिखा हूं क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स लिख रहा हूं, जो कि ऑब्वियसली t बड़ा होगा mg cos थीटा छोटा होगा, तो t माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू हमेशा, अच्छा कोई भी चीज जब सर्कल में घूमती है ना, देखो ऐसा ये सर्कल है, ये सब घूम रहा है, ठीक है, तो इसको एक फोर्स अंदर खींच रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ यही वाला फोर्स काम करेगा तो ये तो नीचे गिर जाएगा, तो इसको उसी समय एक फोर्स बाहर भी खींच रहा होगा। तो इस वाले फोर्स को अपन लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, इस वाले को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। सीपी और सीएफ नाम रख दिया समझाने के लिए, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन होगा, T माइनस mg cos थीटा जो इसको अंदर खींच रहा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा यही होता है, हमेशा ये एकदम रट सकते हो mv स्क्वायर बाय r, हमेशा जो इसको बाहर खींच रहा होगा। और ये दोनों फोर्स इक्वल होते हैं, इसलिए ये जो पत्थर है ये ना बाहर जाता है ना अंदर आता है, एक सर्कल में घूमता रहता है। समझ में आया व्हाट इज, ये दोनों फोर्स को इक्वेट क्यों किया हूं। अब ये दोनों इक्वेशन को थोड़ा सा मैनिपुलेट किया, इसको उठा के इधर रख दिया, तो ये वाला मेरे को एक जनरल इक्वेशन मिला, ऐसा बनाना था, ठीक है। ये जो बॉक्स बनाया हूं ये एक जनरल इक्वेशन मिल गया मेरे को, t = mv² r प्लस mg cos थीटा, ठीक है। अब अपन अलग अलग सिचुएशन के लिए डिस्कस कर रहे हैं, अलग अलग सिचुएशन कैसे बदलेगी, ये कोई चीज घूम रही है तो ये थीटा बदलता जाएगा। अभी ये थीटा माना हुआ है, सबसे नीचे आएगा तो थीटा 0 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो थीटा 180 बन जाएगा। ये खुद ही से इमेजिन करते जाओ, यहाँ एक प्रोटेक्टर रखो और इमेजिन करो ये वाली लाइन से बदलते जाइए, तो थीटा बदलेगा कि नहीं बदलेगा। तो अभी अपन आ गए सबसे नीचे, तो सबसे नीचे आ गया तो थीटा को मैं रख दिया 0, तो cos 0 होता है 1, तो ये वाला टर्म मेरा बन गया 1, तो क्या बचा mv² r प्लस mg बचा। लेकिन अपन सबसे नीचे वाले टर्म की बात कर रहे हैं, तो हर टर्म का नाम मैं दे दिया l, मतलब उस पॉइंट पे जो टेंशन होगा उसको tl बोल दिया, उस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी उसको vl बोल दिया, ठीक है। तो ये अपन रख दिया। अब दूसरा चीज मैंने यहाँ पे उठाया जिसकी हेल्प लिया हूं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये बोलता है कि किसी भी सिस्टम का टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होता है, मतलब सेम होता है। मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ काइनेटिक एनर्जी प्लस, सिर्फ ये लिख रहा हूँ, प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट, K plus P is equal to constant, K for kinetic, P for potential are always constant किसी भी सिस्टम के लिए। सिस्टम मतलब जिस भी चीज को अपन देख रहे हैं, तो अभी अपन बॉल और ये रस्सी को देख रहे हैं, तो मेरे को बाकी दुनिया में और किसी चीज को देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगा, तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगा मतलब इस पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू ये वाला पॉइंट पे टोटल एनर्जी, ठीक है। और टोटल एनर्जी मतलब सिर्फ यही दोनों एनर्जी होती है और कोई एनर्जी नहीं, इसके अलावा जितनी भी दुनिया में अपन एनर्जी सुनते हैं वो अलग चीज होती है। ये जो एनर्जी है इसको मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, तो अपन लोग अभी सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं, वो हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, वो सब डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जीज होती है, ठीक है। तो टोटल एनर्जी इस सिस्टम का हर पॉइंट पे बराबर होगा, भले मैं यहाँ देखूं, यहाँ देखूं, यहाँ देखूं, यहाँ कहीं भी देखूं, बराबर होना चाहिए। तो अपन दो पॉइंट पकड़ लिए, ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला। तो सबसे नीचे वाले के लिए मैं टोटल एनर्जी लिखूंगा, मतलब मैकेनिकल एनर्जी लिखूंगा, जो कि क्या क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। और पोटेंशियल एनर्जी याद है मीन पोजीशन पे 0 होगी, मतलब जमीन में कोई भी चीज पड़ी होती है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है। इस पेन को उठा के मैं यहाँ लाया, तो अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई ना, अब मैं छोड़ूंगा तो मेरे हाथ में जाके लगेगा, तो वो जो लगा वो एनर्जी कहां से आई, उसका हाइट बढ़ा दिया, और बढ़ा दूंगा तो और जोर से लगेगा,
जितने ऊपर से इसको गिराऊंगा मेरे हाथ में उतने जोर से लगेगी। तो अपन क्या बढ़ा रहे हैं, एनर्जी। लेकिन अगर ये चीज यहाँ पड़ी रहती है मेरे हाथ में तो उसकी एनर्जी जीरो होती है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। तो इस केस में, पत्थर वाले केस में, मैंने बोला पत्थर हमेशा शुरू तो यहीं से ही होगा। खुद ही सोचो, किसी चीज को मेरे को घुमाना है ऐसे गोल गोल, तो ये तो हमेशा मेरे को पहले नीचे लटकाना पड़ता है ना, उसके बाद मैं घुमाना शुरू करता हूँ इसको ऐसे। उसके पहले मतलब पहले से मैं यहाँ से तो नहीं शुरू कर सकता। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हुआ, ये जो लोएस्ट पॉइंट होता है यही इसका स्टार्टिंग पॉइंट हुआ। तो दैट इज व्हाई स्टार्टिंग पॉइंट में मेरे को मालूम है पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है, तो उसको जीरो कर दिया। ठीक है, अब लोएस्ट पॉइंट पे अपन वेलोसिटी vl मान लेंगे, तो उसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर। फार्मूला आता है अपने को काइनेटिक एनर्जी का, तो हाफ mvl स्क्वायर कर दिया, हाफ mvl स्क्वायर। ये हो गया इसका, ये जो टोटल लिखा हूं ये वाला जितना लिखा हूं, ये मैं लिखा हूं कौन से पॉइंट पे, एल पॉइंट पे, मतलब लोएस्ट पॉइंट पे। इक्वल टू अपन लिख रहे हैं हाईएस्ट पॉइंट पे लिखना चाह रहा हूं मैं, आ गया यहां हाईएस्ट पॉइंट पे। तो यहां भी k प्लस p उतना ही आना चाहिए, मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी उतना ही आना चाहिए जितना नीचे था। तो अब दोनों की वैल्यू लिखते हैं अपन। तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ mvh स्क्वायर होगा। ठीक है, ये तो सिंपल है, हाफ mv स्क्वायर ही लिख रहा हूं। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी होगी vh। अब इस पॉइंट पे पता है पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला याद करो, 9th में पढ़े थे अपन लोग। पोटेंशियल एनर्जी होता था Pe mgh होता था, सिंपल सा तो फार्मूला था mgh। अब ये पत्थर उठ के यहां से यहां तक आ गया, तो कितनी हाइट इसकी बढ़ गई, खुद ही सोचो, पूरा डायमीटर में नहीं आ गया। ये अगर रेडियस r है तो ये टोटल हाइट कितना बोलूंगा मैं इसका, r प्लस r 2r नहीं बोलूंगा। तो mgh, h यहां कुछ है ही नहीं, h की जगह मेरे को लिखना है 2r, तो mg into 2r कर दिया। अब इसके आगे समझाने का कुछ नहीं है, इसके बाद तो मैथ्स है, जो तुम लोग x y z को काट के अलजेब्रा सॉल्व करते हो वैसे। उसमें देखो क्या क्या कटा, तीनों जगह यहां पे मास लिखा हुआ था, मास को काट दिया। ठीक है, एक चीज हेल्प लिया, इसके पहले अपन लोग vh निकाले थे रूट जी आर, तो रूट जी आर अपन लोग निकाल के बैठे हुए थे, तो वही vh की वैल्यू यहां पुट कर दिया और उसको मैनिपुलेट किया, तो मेरे को ये वाली वैल्यू मिली, vl इज इक्वल टू रूट 5 जी आर। अब ये वाली वैल्यू मैं यहां पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 2 में, तो मेरे को टीएल मिल गया। ठीक है, अब अपन लोग क्या डिस्कस करेंगे, अब थर्ड केस देखेंगे, जनरल केस। अब अपन लोग आ जाते हैं, कहां आ जाते हैं, बीच में आ जाते हैं। बीच में मतलब समझो, फिर से इसी सर्कल को देखो, मैं आ गया यहां पे। ठीक है, इस मिड पॉइंट है तो इसका नाम मैं m रख देता हूं, समझ में आ गया। तो यहां पे जो वेलोसिटी होगी कितनी होगी, यहां से एक टेंजेंट बनाऊंगा, इसका वेलोसिटी vm होगा, m फॉर मिड। ठीक है, यहां पे अपन निकालते हैं कि टेंशन कितना होगा और वेलोसिटी कितनी होगी। देखो वहां पे खुद सोचो थीटा कितना होगा, पहले यहां से शुरू किया मैं, यहां से चल के यहां आ गया, तो थीटा 90 होगा कि नहीं, थीटा को लिख लेते हैं अपन 90। थर्ड केस देख रहे हैं अपन लोग मिड पॉइंट पे, थीटा इज इक्वल टू 90। अब इस बॉक्स वाले इक्वेशन को देखो, cos 90 कितना होता है, cos 90 जीरो होता है। ठीक है, तो cos 90 अगर जीरो है तो ये वाला टर्म पूरा जीरो हो गया, क्या बचा मेरे पास। अब t को मैं tm लिखूंगा, m फॉर मिड पॉइंट लिखूंगा सर, tm मेरा बन गया m vm स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, where vm is velocity of that particle at mid point। ठीक है, अब एक इक्वेशन आ गया, लेकिन मेरे पास उसमें दो अननोन है, मेरे को tm भी नहीं मालूम, vm भी नहीं मालूम, दोनों निकालना है। तो अब अपन फिर से क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे। ठीक है, अभी अपन लोग जैसे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज किए थे उसको यूज करते हैं। मैं फिर से क्या करता हूं, इस पॉइंट का टोटल एनर्जी लिखूंगा। ठीक है, इज इक्वल टू, मैं दोनों में से किसी एक पॉइंट को पकड़ लेता हूं, क्या लिखूंगा मैं, ये लिखता हूं, इसमें मेरे को मेहनत कम लगेगी, लोएस्ट पॉइंट पे एक एनर्जी कट होगी, मैं लोएस्ट वाले पॉइंट को पकड़ता हूं और इस पॉइंट को पकड़ता हूं। अच्छा अब देखो, लोएस्ट पॉइंट पे एनर्जी अभी फिर से लिखता हूं मैं, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ m vl स्क्वायर होगा कि नहीं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जीरो। अब भी डिस्कस किए थे, उस पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी हमेशा जीरो होता है, इज इक्वल टू, अब आ जाओ मिड पॉइंट पे आ जाओ, मिड पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ m vm स्क्वायर, vm वहां की वेलोसिटी है। ठीक है, उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी देखते समय सिर्फ हाइट देखते हैं, अभी खुद सोच के बताओ, ये जमीन से कितना ऊपर है, r डिस्टेंस, रेडियस r से उड़ गया, ये हो जाएगा प्लस m
जी एच की जगह आ जाएगा आर। आर कहां से आया, जिसको नहीं समझ में आया फिर से देखो, देखो यहां से यहां तक गया था तो 2r था, अब यहां से ये यहां तक आया था, मतलब ये डिस्टेंस नहीं देखना जमीन से कितना ऊपर आया है, तो ये यहां से इस हाइट पे आ गया, तो आर हाइट पे आया, यहां थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, ठीक है। तो जमीन से वो आर हाइट पे आ गया, तो ये अपने पास आ गया दो इक्वेशन। अभी अपन लोग वीएल निकाले थे, ठीक है, तो वीएल निकाले थे, उसकी वैल्यू पुट कर देता हूं। वीएल अपन लोग कितना निकाले थे अभी, √5gr निकाले थे। अच्छा पहले तो इसमें से कुछ कैंसिल हो रहा तो काट लेते हैं ताकि अपना मेहनत कम हो जाए। m कट रहा है, देखो m कट गया, ठीक है। ये मेरे पास बचा हाफ vl स्क्वायर, और इसको उठा के इधर ले आता तो -gr इज इक्वल टू यहां बच रहा है मेरे पास हाफ vm स्क्वायर। मेरे को तो vm स्क्वायर बताना है ना कितना आएगा। अब vl स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं √5gr, ठीक है। तो √5gr इज इक्वल टू, मतलब यहां पे स्क्वायर करूंगा तो 5gr हो जाता है, तो मेरा ये ऐसा बन जा रहा है, हाफ into 5gr minus gr is equal to half vm स्क्वायर। ऐसा आ रहा है, सारी वैल्यूज पुट करते जाओ, ठीक है। अब एक काम करते हैं, पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये 2 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, और यहाँ पे माइनस यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 5 - 2 हो गया ये 3gr, और ये स्क्वायर है, स्क्वायर रूट कर दूंगा तो vm की वैल्यू आ जाएगी √3gr, √3gr आ गया vm का वैल्यू। अब इसी चीज को यहां पुट कर दूं तो tm निकल जाएगा, उस पॉइंट पे टेंशन कितना होगा वो निकल जाएगा। तो पुट करते हैं, vm की वैल्यू √3gr रख दिया, तो ये 3gr हो जाएगा, r कैंसिल, tm आ जाएगा मेरा 3gm या 3mg, ठीक है। ये दोनों चीजें अपन लोग निकाल लिए। अपन लोग इस पॉइंट पे टेंशन और वेलोसिटी निकाले, अपन लोग इस पॉइंट पे टेंशन और वेलोसिटी निकाले, अपन लोग मिड पॉइंट पे टेंशन और वेलोसिटी निकाले। इस तरीके से अगर अपने को थीटा पता हो तो अपन इस मोशन में, वर्टिकल सर्कल के मोशन में किसी भी पॉइंट पे टेंशन और वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, कई बार पूछा जाता है। ऑल्दो अब देखो समझ में भी आ रहा होगा तुम लोगों को, ये थोड़ा सा टफ टॉपिक है, अगर ये पूरा आएगा ना तो 5 मार्क्स का आएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जरूर, लेकिन थोड़ा सा टफ होता है, तो इसको सिर्फ ऐसी वीडियो देख के हवा में कहानी सुनने टाइप छोड़ोगे नहीं, घर में एक एक स्टेप सॉल्व करके देखोगे। कुछ डाउट आता है तो व्हाट्सएप में पूछोगे।